सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर सर अब आ रही है। यस सर। अब सुनो। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। दो लिक्विड लिए हैं मैंने, ए और बी। जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री और जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, दोबारा सुन लो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके पार्टिकल्स में कम अट्रैक्शन होता है। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, इन बातों की। उसके पार्टिकल्स में कम अट्रैक्शन होता है, जल्दी बॉयल होता है। जिसके पार्टिकल्स में कम अट्रैक्शन होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी ये ज्यादा वेपर बना सकता है, ये कम वेपर बनाएगा। मान लो कि मैं इस सॉल्यूशन को हीट कर दूं 70 पर, तो 70 डिग्री ए का वेपर प्रेशर है, तो ए तो सारा ही भागेगा ऊपर, ए तो पूरा ही भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि 70 पर आपने इसे हीट कर दिया है।
लेकिन क्या बी नहीं जाएगा ऊपर? जाएगा। सबको पता है कि बी भी जाएगा, लेकिन बी की अमाउंट कम रहेगी। अब क्या करो कि इसे ठंडा कर लो। ठंडा करने पर ये फिर से लिक्विड बन जाएगा, तो आपके पास ए ही ए आएगा, लेकिन साथ में कुछ बी भी आएंगे। तो अगर आपको इस बी को पूरी तरह रिमूव करना है तो आपको इसका रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होगा। रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए मेरी बात को? आपको इसका रिपीटेड बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होगा, तो धीरे धीरे इसमें से जो ए है वो गायब ही हो जाएगा, डी। लेकिन एक तरीका और है, सुनो, इन्हें अलग करने का। ये तो समझ गए ना कि बार बार करना पड़ेगा, ये जरूरी है समझना। बार बार करना पड़ेगा डिस्टिलेशन, ये समझ गए? यस सर। अब सुनो दूसरी चीज, जब तुमने ये वाला प्रोसेस किया तो इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, यस। प्रेशर चेंज नहीं हुआ। प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक। यानी ये जो डिस्टिलेशन है ये आइसोबैरिक डिस्टिलेशन है। ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, ये डिस्टिलेशन आइसोबैरिक है। यानी ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां क्या हो रहा है वो छोड़िए, जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और या बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। लेकिन एक चीज और है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी किया जा सकता है? नहीं लगता तो देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज होगा। यानी ये कैसा डिस्टिलेशन है जिसमें टेम्परेचर ही नहीं दिया जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा ये। अब ये रूम टेम्परेचर पर कैसे हो जाएगा देखना। देखो डिस्टिलेशन में क्या जरूरी होता है? डिस्टिलेशन में ये जरूरी होता है कि दो लिक्विड्स को अलग किया जाए। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो ए है, मान लो ए का वेपर प्रेशर 0.75 एटीएम है, या कह लो 0.2 एटीएम है, और बी का 0.01 एटीएम है, यानी बी का काफी कम है। बी का वेपर प्रेशर कम क्यों आ रहा है? क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी बी के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा बॉइल करना पड़ रहा है। पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कम है तो वेपर बनाने की टेंडेंसी भी कम है। ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटीएम, इन वैल्यूज को थोड़ा ज्यादा ले लो। ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटीएम। अगर मैं इस प्रेशर को डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करूंगा, इस प्रेशर को मैं आधा एटीएम कर दूं, तो कौन ज्यादा वेपर में बदलेगा? क्योंकि इसका प्रेशर 0.7 है और ये आसानी से ऊपर उठ जाएगा। हालांकि ये भी उठेंगे लेकिन बहुत कम, क्योंकि इनका तो 0.2 एटीएम, इनके लिए आपको प्रेशर और रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मोस्टली ए ही ए जाएंगे, यानी दो तरीके हैं। फिर ए के साथ बी भी जाएगा, फिर इसे रिपीट करते रहेंगे, है ना, प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, ए बी क्लियर हो जाएगा। तो यानी मेनली यहाँ दो तरीके हैं,
दो लिक्विड्स को अलग करने के लिए, प्रेशर और टेम्परेचर। अब सुनना, स्क्रीनशॉट लो इसका। भाई एनसीईआरटी खुद ही रीड करनी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना? यही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी से अलग आते हैं, रीड करो उसे खुद। अब ये एनसीईआरटी, अभी तो तुम 12th में पास ही हुए हो, और कुछ तो 12th में उन्हें ही पढ़ा रखे हैं मैंने। ऐसे ही टॉपिक पढ़ाऊंगा बस, आप उसे रीड कर, पढ़ा भी दूंगा तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। अब सुनो, इस ग्राफ पे आ जाइए, और ये ग्राफ में जो समझना है उसे आज डिफरेंट तरीके से समझेंगे। P0A और ये P0B है, लेट्स सपोज, थोड़ा और ऊपर ले लो। वैसे मैंने ये वाला बनाया था, P0A कम था, ये वाला बना लो, और P0B ज्यादा। ऐसे सही, P0A कम था, P0B ज्यादा। और ये जो लाइन थी ये लिक्विड फेज के लिए थी, ये लिक्विड फेज का फ्रैक्शन बताएगी, और ये जो लाइन थी ये वेपर फेज के लिए थी। अब सुनो मेरी बात, पता है ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाओ, नीचे हम y, a और x से कुछ भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ वैसे, और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी y और x और y लिखने की, चाई एंड y। मैं बताऊंगा कि कैसे, आपको कुछ भी मेंशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब मैं ऐसे मार्क करूंगा, जैसे मैंने ये मार्क किया, जब मैं ऐसे मार्क करूं तो इसका मतलब है कि ये है प्रेशर इस समय, किसका? लिक्विड का, लिक्विड का वेपर प्रेशर इस फ्रैक्शन पर। अभी ये ग्राफ तो मैं उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए, अभी देखना कुछ बातें पता चलेगी। चाई है, चाई भी, तो ये तो लिक्विड का फ्रैक्शन है, ये लिक्विड का फ्रैक्शन क्योंकि लिक्विड की लाइन पर है। और अगर ये फ्रैक्शन लिया जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशन का प्रेशर ये आएगा, समझ गए आप? ये है प्रेशर P टोटल। अब इस समय, अब ये सोचो, रुको एक मिनट, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, और इस फ्रैक्शन का प्रेशर है ये, तो इसका मतलब इस समय वेपर है ही नहीं, वेपर का कोई फ्रैक्शन नहीं है इस समय। इस समय अगर प्रेशर इतना हुआ, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना हुआ, अगर मैंने ऐसे मार्क किया ना कि इस समय कोई फ्रैक्शन नहीं है वेपर का, तो ये तो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने, अरे रुको एक मिनट, ये है एक लिक्विड, इसमें चाई ए और चाई बी है, बंद मान लो चाहे खुला, एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल, और पी एक्सटर्नल ज्यादा है इससे,
वेपर प्रेशर से, पी टोटल से, इससे तो कोई वेपर ही नहीं बनेगा। हालांकि इसका वेपर प्रेशर तो है, ये रहा पी टोटल, मगर ये ज्यादा है, ये कम है इससे, एक्सटर्नल से। अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के जब यहां आता हूं, यहां इस जगह पर आता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर यानी इसके बराबर, फिगर में देखते रहना, यानी दोनों बराबर हो गए, तो वेपर बनना स्टार्ट ही होगा, लेकिन बहुत कम वेपर बनेगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इस फ्रैक्शन पर ये प्रेशर आएगा लिक्विड का, और इस लाइन को यहां मिलाओ, यहां, और ये फ्रैक्शन आएगा वेपर का। हालांकि वेपर नेग्लेजिबल है, ये लिख के दे दिया है मैंने, भूल जाओ तो, लेकिन फ्रैक्शन नेग्लेजिबल थोड़ी आएगा, फ्रैक्शन तो नेग्लेजिबल का भी आ सकता है। अब सुनो, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटाता हूं तो फिगर ऐसा हो जाएगा, देखना ध्यान से, और घटा दूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए थे, ले लो। ये वाला भी ले लो। अब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर टी टोटल से कम कर दूं, इससे भी, अब भी यही प्रेशर आ रहा है क्या? और क्या, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन नीचे का चाहिए, चाय भी है ना, इस फ्रैक्शन पे ले रहे हो ना तुम, तो ये जो नीचे जा रही है लाइन, ये किसके लिए जा रही है? ये तो टोटल, ये तो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये तो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए जा रही है। इस फ्रैक्शन पे तो ये प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का प्रेशर तो ये तो एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल। अगर पी एक्सटर्नल इतना कर दोगे तो ज्यादा वेपर बन जाएंगे, और अब ऐसे में आप सॉल्यूशन को कम दिखा दो, तो ये कंडीशन बन गई। अब देखो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, अब सुनना, अब इस समय पर ये फ्रैक्शन है चाई ए और चाई बी का, लिक्विड का फ्रैक्शन चेंज हो गया ना, ए और बी इवेपोरेट हो गए, ए ज्यादा बी कम, और वाई ए वाई बी का फ्रैक्शन ये। अब ये याद रखना कि ग्राफ में कहीं पता नहीं चल रहा है कि वाई ए वाई बी मतलब वेपर ज्यादा है कम है, ये तो आपको समझना है कि जब आप टी एक्सटर्नल कम ले रहे हैं सॉल्यूशन के प्रेशर से भी, तो वेपर ज्यादा ही होंगे अब तो। हालांकि फ्रैक्शन ये दिखेगा नहीं फ्रैक्शन में कि वेपर ज्यादा है कम है। अब अगर आप यहां आ जाते हैं इस जगह पर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इस जगह पर आ जाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो, और इस समय पर जो आपका फ्रैक्शन आएगा लिक्विड का, वो चाई ए एंड चाई बी है, और वेपर का फ्रैक्शन तो ये रहा वाई ए वाई बी, ये तो वेपर का तो यहीं पर ही है ना, ये वेपर का फ्रैक्शन। अब बताओ इस ग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे चेंज कर रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब हम चलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो
फिर से वही ग्राफ। अच्छा ये बताओ, ए और बी में से बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? सर बी। बी का कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। किसी भी फ्रैक्शन पे चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये चाय ए एंड चाय बी है। मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कोई भी टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर ऐसा ले लो जो इन दोनों के बीच हो, इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच हो। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 150 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 120, ओ 100। तो इनके बीच ले लो टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर ले लिया 120 एट 120, पहली लाइन एट 120 के लिए। तो ज्यादा कौन बदलेगा वेपर में? बी। अब देखना लाइन कैसे भागेगी, सोचने दो मुझे, कभी ग्राफ उल्टा ना कर दिया मैं। हाँ, तो मैंने टेम्परेचर चेंज किया, देखना ध्यान से। अब एक चीज देखना कि टेम्परेचर 120 कर दिया है मैंने, तो सारा ही ए मैंने वेपर में बदल दिया है। जितना भी ए था मैंने उसको वेपर में बदल दिया है। तो ये लाइन ऐसे भागेगी। अब इसका मतलब बताता हूं मैं। अगर आपका चाय ए और चाय बी ये है, और आपने टेम्परेचर अभी अभी बढ़ा के 120 कर दिया है, तो ए और बी दोनों वेपर में बदलना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि अब मोल फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ए ज्यादा वेपर में बदलेगा, बी कम। ए उल्टा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ए और बी दोनों वेपर में बदलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 120 पर बी ज्यादा वेपर में बदलेगा और ए कम। ये लाइन ये बता रही है कि अगर आपने इस फ्रैक्शन को हीट किया है 120 पर, जितने पर भी बीच में होना चाहिए टेम्परेचर इन दोनों के, ये पॉइंट ये बता रहा है कि अगर ये था लिक्विड का फ्रैक्शन, उस लिक्विड को इस टेम्परेचर पर हीट कर दिया, तो जो वेपर आएंगी उनका फ्रैक्शन ये होगा। पहली लाइन बताओ, ये समझ आई? यस सर। अब हमारे पास बर्तन में थोड़ा सा लिक्विड ए बचेगा, काफी बचेगा लिक्विड ए, तो बी सारा वेपर से बदल चुका है। अब इस मिक्सचर में वाई बी ज्यादा होगा वाई ए से, और ये तो है भी। जितना राइट साइड चलोगे तो बी का फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना, जितना राइट साइड, और राइट साइड ही आ रहे हैं हम, ग्राफ राइट साइड। अच्छा, इस वेपर को मैं ठंडा कर रहा हूं तो ये लिक्विड बन जाएगी। तो इस वेपर को अगर मैं ठंडा करूंगा तो लिक्विड का भी तो फ्रैक्शन यही आएगा, सेम ही तो आएगा। क्योंकि भाई वेपर को ठंडा करोगे तो सारा ही वेपर लिक्विड में बदल जाएगा ना। लिक्विड को गर्म करोगे तो सारा लिक्विड वेपर में नहीं बदला है, बी बदला है सारा वेपर में, ए नहीं बदला है। लेकिन वेपर को ठंडा करोगे तो सारा वेपर लिक्विड बन जाएगा, और फ्रैक्शन वही आएगा जो वाई ए वाई बी था ऊपर। अब मान लो 2 मोल ए है और 10 मोल बी, तो ठंडा करने पर नीचे भी 2 मोल ए और 10 मोल बी आ जाएगा। अब इसे फिर से गर्म करो, रिपीट करो ना, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। अब वेपर हो जाएंगे वाई ए एंड वाई बी। इसे ठंडा कर लो तो लिक्विड का फ्रैक्शन आ जाएगा चाय ए एंड चाय बी। ऐसा करते चले जाओ जब तक कि आपको प्योर बी ना मिल जाए। आया समझ? नहीं आया? चलो सोच लो 1 मिनट।
सर एक बार और बता दो। चलो बीच का हिस्सा मिटाते हैं इसका। देखो लाइन ऑफ, सर यहाँ से जब मतलब वेपर को ठंडा करेंगे तो दोनों एक साथ, चाय और चाय भी इक्वल आए वहां से। भाई वेपर है, तुम बताना वेपर को ठंडा कर रहे हैं, तो अगर वेपर को ठंडा करोगे तो सारे वेपर को ही तो लिक्विड में बदलोगे या कुछ ही वेपर को बदलोगे लिक्विड में? सारे को सर। सारे को ही तो बदला था। अभी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे तो जितना भी वेपर बना था हमने सारे को लिक्विड बना लिया था। तो सारे को लिक्विड बना लोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो फ्रैक्शन ए और बी का वेपर में आ रहा था वही भी लिक्विड में आएगा? हाँ सर। तो ये पॉइंट यही तो बता रहा है। देखो देखो एक बार देखना, जल्दी भी समझ में आ सकता है, ऐसा नहीं कि इतना खर्चा करना पड़े इस पे। बस ये याद रखो मन में, डी ज्यादा वेपर में बदलेगा, डी को हटाया जा रहा है, डी का डिस्टिलेशन किया जा रहा है, डी को अलग किया जा रहा है। देखो यहां से स्टार्ट किया मैंने, इस समय ए था ये, बी था ये, टेम्परेचर ले लिया 120 जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इससे ही तो कर रहे हो अलग, यानी इसे बदल रहे हो तुम वेपर में, इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा तो लिया नहीं, तो 150 पर है। अब ये देखो, इसे हीट करोगे तो वेपर का ये फ्रैक्शन आएगा, वेपर को ठंडा कर लिया तो लिक्विड का फ्रैक्शन ही आएगा, यानी वेपर और लिक्विड का सेम आएगा। यहां सेम नहीं आएगा क्योंकि तुमने यहां पर लिक्विड को हीट किया है, तो बी ज्यादा वेपर में बदला है, ए कम, तो ये सेम नहीं आएगा। मगर वेपर को ठंडा करोगे तो सेम आएगा, ये है हीट, ठंडा करने पर फ्रैक्शन सेम आएगा। अब इसे गर्म करोगे तो ये फ्रैक्शन आएगा, ये वेपर का फ्रैक्शन है। अब ठंडा करने पर वेपर का और उसका फ्रैक्शन सेम आएगा फुल। गरम किया यहाँ पहुंच गए, ठंडा किया यहाँ पहुंच गए, गरम किया यहाँ पहुंच गए, ठंडा किया यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ए और बी पर। अब आया समझ? हाँ सर। अब सुनना, ये तो था, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगले पर चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। भी तुम रिकॉर्डिंग मांग रहे थे कि रिकॉर्डिंग दे देना पिछले वाले, 1 घंटा तो वीडियो देखे नहीं है, उसमें लिखा है 30 मिनट। 30 मिनट, जब रिकॉर्डिंग ही 50 मिनट से ऊपर गई है, 30 मिनट का मतलब किसी ने 5 मिनट भी देखी हो, किसी ने 10। आप सुनो, आइसोथर्मिक पढ़ेंगे भाई, सुनियो भाई, ये नई चीज है, कभी बावला हो जाए। आइसोथर्मिक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइसोथर्मिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। देख भाई, मान ले ये T नॉट ए है, ये T नॉट बी है, ग्राफ देखिए इसका कैसा आएगा। जो ये लाइन आती है ना, ये लाइन जो तुम खींचते हो ऐसे, ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आती है लाइन। इसी बात की तो ये तो पैसे हैं। ये लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे आती है। ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर पे आती है, पिछले वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। सोच रहा हूं तुम्हें कैसे बताऊं। देखो, जो हमारा पिछला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था ना, पहले उसमें ये तय कर लो कि उसमें कांस्टेंट था क्या। जो पिछले वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, टेम्परेचर चेंज किया जा रहा था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं किया जा रहा था, ऐसा ही था। और वहीं जो मैं ये वाला बनाने वाला हूं, इसमें हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। प्रेशर से मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा। तो इसका जो ग्राफ है ना,
वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अब सोचने दो मुझे इस बारे में कि तुम्हें कैसे समझाया जाए। देखो वेपर फेज का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है, जैसे तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर मैं वेपर फेज लूं वाई ए वाई बी, वाई ए और वाई बी के अकॉर्डिंग तो ग्राफ ऐसा आएगा कि ये तो आपका लिक्विड वेपर फेज का ग्राफ है। मगर सवाल ये है कि लिक्विड फेज का ग्राफ ऐसा क्यों कर्व है लिक्विड फेज, और ज्यादा कर्व ना हो, ये कभी मिले ही ना, जाके कहाँ मिलेगा ये, यहाँ जाऊंगा मैं वेपर, इस लाइन को लूंगा तो ये लाइन ऐसे लूंगा तो प्रेशर कम करूंगा तो वेपर बन जाएगा, इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा, उल्टा आएगा ना ग्राफ। अब सुनो, ये ज्यादा कर्व है, ये लाइन मिलेंगी जल्दी खत्म हो जाएगा ग्राफ, यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ खत्म। अब पता है ये ग्राफ क्या है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को फिगर बनाने पड़ जाएंगे कई सारे, इसे समझाने कि पेपर में आता है। ये वेपर फेज और लिक्विड फेज का ग्राफ है, मैं समझा देता हूँ ये ग्राफ कैसे बनाया गया है। ये ग्राफ ऐसे बनाया गया है कि टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, ये दिमाग में रखना। एक सॉल्यूशन लिया गया और एक सॉल्यूशन में चाई ए एंड चाई बी कुछ फ्रैक्शन लिया गया हो, जैसे ये फ्रैक्शन है, तो ये जो आपका प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये प्रेशर इस फ्रैक्शन का है। अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं, लेट सपोज ये, तो फ्रैक्शन ये आ जाएगा। अगर मैं प्रेशर और घटाता हूं तो फ्रैक्शन ये आ जाएगा। यानी ये जो लाइन है ये अलग अलग प्रेशर पर फ्रैक्शन है, और वो जो स्ट्रेट लाइन थी ना, ये जस्ट फ्रैक्शन चेंज होने पर टोटल प्रेशर दिखाती थी, वो लीनियर प्रेशर आता था कि ये फ्रैक्शन किया तो ये आ गया ये। लेकिन ये इस समय जो लाइन खींची जा रही है ना, इस समय दोनों चीजें कांस्टेंट रहती थी ना, टेम्परेचर प्रेशर दोनों चीजें जब स्ट्रेट लाइन खींची जाती थी। मगर ये जो लाइन है ना कर्व, इस समय प्रेशर चेंज हो रहा है। ये ऐसा है कि जब ये प्रेशर था तो उस समय यही ए ही मौजूद था, फिर मैंने प्रेशर घटाया, मैंने यहाँ आ गया तो बी बनने लगा, फिर मैंने प्रेशर घटाया, फिर और घटाया, है ना, बी का वेपर प्रेशर का मैं तो घटाने पर बी आएगा। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर चेंज करता हूं तो अलग अलग फ्रैक्शन आता है। आप ग्राफ को डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ग्राफ तो डायरेक्ट ही याद करना है, लेकिन ये समझ लो कि लाइन स्ट्रेट नहीं है, यानी ये वो वाली लाइन नहीं है जो पहले ली गई थी। ये बताओ, ये आ रहा है समझ में? हाँ, तो इसमें अब तो ये बड़ा आसान है। देखो मान लो कि प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर है 50 बार और इसका वेपर प्रेशर है 100 बार। मान लो कि मैंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिया ये, और ये जो मैंने वेपर प्रेशर लिया इस समय फ्रैक्शन ये है चाई ए एंड चाई बी, इस लाइन को टच कर रहा हूं ना मैं। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मैंने प्रेशर 60 बार कर दिया तो कौन सी चीज, प्रेशर मैंने 60 बार कर दिया है तो कौन सी चीज वेपर में बदलेगी ज्यादा? 60 बार कर दिया मैंने प्रेशर, बी बदलेगा ना। अबे ए मेंटल, 60 बार प्रेशर है और ए कितना प्रेशर लगाता है
100 बार अपवर्ड, ए ऊपर की तरफ 100 बार प्रेशर लगाता है ना, और एक्सटर्नल प्रेशर 60 बार है, तो 50 बार वाला जल्दी ऊपर उठेगा या 100 बार वाला जल्दी ऊपर उठेगा? 100 वाला। तो जब मैं 60 बार करूंगा तो ये मोस्टली सारा ही वेपर में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि इसका प्रेशर तो, वेपर प्रेशर तो काफी ज्यादा है। तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये किसके फ्रैक्शन है? वेपर का। वेपर में ज्यादा क्या होता जा रहा है? जितना आप इस साइड आएंगे ए ज्यादा होता चला जाएगा, ए बढ़ गया। अब सुनो, अब प्रेशर बढ़ा के, सुनना ध्यान से, प्रेशर घटा के तो वेपर बनाने हैं, और वेपर्स पे प्रेशर लगा दोगे तो वो कंडेंस हो जाएंगी, लिक्विड बन जाएंगी। अब जो भी वेपर बने उससे प्रेशर बढ़ा के कंडेंस कर लेना। तो आपके लिक्विड का फ्रैक्शन पहले ये था, और आपके लिक्विड का फ्रैक्शन अब ये आ गया, चाहे ए चाहे बी, ए बढ़ता जा रहा है। अब फिर से प्रेशर घटाना, अब फिर से प्रेशर घटाओगे तो वेपर बन जाएंगे, और फ्रैक्शन आ जाएगा चाई ए एंड ये वाई ए एंड वाई बी, और फिर से प्रेशर बढ़ा के इन्हें कंडेंस कर लेना, फिर से प्रेशर घटाना, वेपर बना लेना, कंडेंस बढ़ा के फिर से उसे लिक्विड बना लेना, फाइनली आपको प्योर ए मिल जाएगा। आया समझ? हाँ, तो ये दो ग्राफ समझो, और सुनो, आइडियल और नॉन आइडियल याद कर रहे हो, मतलब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक याद कर लेना, और इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आगे। इस वीडियो को ही देखो, बस इतना इनफ है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेना, और ये वीडियोस दोबारा देख लेना।